हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा भी हाल चाल पूछ लिया करो कभी कमेंट सेक्शन में। आप तो पूछते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। बट आज का टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, क्या है ये, कहाँ से निकल के आया है, डिटेल में इसके बारे में भी मैंने रिसर्च करी थी कि ये एक्चुअल में टॉपिक कहाँ से निकल के आया, क्यों पढ़ते हैं हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ डिटेल में उसकी हिस्ट्री पर बात कर लेनी चाहिए थी, है ना? हमने सब पर नहीं बात करी क्योंकि वो नॉर्मल टॉपिक ऐसे हैं जो कोर मैथमेटिक्स में भी थे। ये टॉपिक ऐसा है जो कोर मैथमेटिक्स में नहीं है। एक्चुअल में ये हायर क्लासेस में पूछा मतलब आता है। 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये टॉपिक है। काफ़ी अच्छा लगा ये टॉपिक पढ़ के भी, और आपको पढ़ाएँगे तो और अच्छा लगेगा। एक्चुअल में ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसको पॉइज़न नहीं पढ़ते हैं। एक्चुअल में आप गूगल पर देख लो, गूगल पर डाल के आप खुद देखना, इसको पोआसोन या प्यासोन करके कुछ ऐसे इसको प्रोनंसिएशन किया जाता है। जहाँ तक मुझे लगता है इसको पोआसोन करके पढ़ते हैं, ठीक है ना? पोआसोन, Poiasson, पोआसोन, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो गूगल पर तो इसकी प्रोनंसिएशन ऐसी दिखाता है, बट हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। बट एक्चुअल में पॉइजन जो है वो उसकी सही प्रोनंसिएशन नहीं है। आज हम यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम से बना है। अभी उसके बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में कोई हिस्ट्री पर तो क्वेश्चन आता नहीं है कि किसने बनाया है, कौन थे, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब तो नहीं पूछा जाता ना। सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम सीधे क्वेश्चंस की ही बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में। बट ऐसे ही मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा कि चलो आपसे भी शेयर कर लिया जाए। ठीक है जी, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। क्या पढ़ने लगे हैं हम? इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज करेंगे 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में। तो फिर स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4. तो ये रहा, ये जो अंकल जी आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी लेफ्ट हैंड साइड में है। आप देख रहे होंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहे होंगे, है ना? तो साइमोन, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअल में ये फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ये। तो द डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने बनाया है ये जो अंकल जी है, इनकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं। और इन्होंने ये चीज कब बना दी थी, कब इंट्रोड्यूस कर दी थी इन्होंने? ये 1781 से 1840 के बीच में ये चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में मतलब इन्होंने बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट रहे हैं ये, ठीक है ना? तो इन्होंने बहुत कुछ इंट्रोड्यूस किया है, बहुत जगह पर काम किया है। तो इन्होंने ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई और ना ले ले, इसको मैं अपने नाम पर ही रख देता हूं। तो इनका नाम क्या था? साइमन डेनिस पोआसोन, ये था इनका एक्चुअल में नाम। फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे ये। तो इस वजह से हम इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़ते हैं। क्लियर है जी इतनी बात? तो बस इतना ही इसमें मैंने बताना था। डिटेल में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत तो आपको ये भी नहीं थी। सिर्फ ऐसे ही मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर कर लिया जाए, ठीक है ना? हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्यों बनाया गया और इससे हम कैसे प्रोबेबिलिटी में इसको हम यूज करते हैं। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ऐसे ही ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। इफ वी नो द एवरेज नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स रिसीव्ड बाय अ हॉस्पिटल एवरी मिनट, एक मिनट के अंदर कुछ एवरेज निकाला गया नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स का। तो यहां पर लिखा था कि देन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स दैट द हॉस्पिटल माइट रिसीव इन द नेक्स्ट आवर। एवरेज निकाला गया एक, कि मतलब एक मिनट के अंदर हॉस्पिटल में कितनी इमरजेंसी केस या इमरजेंसी कॉल्स आती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उससे प्रिडिक्शन करी कि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम नेक्स्ट 1 आवर का प्रिडिक्शन कर दें कि कितनी इमरजेंसी कॉल्स आ सकती हैं, जिससे कि जो स्टाफ है वो रेडी रहे,
उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है नहीं है? अब देखो ना, एक हॉस्पिटल में 1 मिनट के अंदर बहुत सारी इमरजेंसी कॉल्स आ रही हैं। तो ये कुछ एवरेज निकाला कि इतनी नंबर ऑफ कॉल्स आ जाती हैं 1 मिनट के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी इमरजेंसी कॉल्स आ सकती हैं जिससे कि वहां का स्टाफ जो है रेडी रहे। है नहीं है रियल लाइफ एग्जांपल? अभी और डिटेल में समझाऊंगा कि इसका हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये भी समझाऊंगा आपको। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ये अंकल जी थे जो मैथमेटिशियंस थे, इनकी वजह से हम यहाँ पर आज ये चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर बाकी चीजें मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि सारी कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर है जी बात? अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हमें कब अप्लाई करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? अब अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक एग्जांपल्स पर। जैसे मान लो हमने कॉइन को टॉस कर दिया 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं और नॉर्मली उसको सॉल्व कर देते हैं। फिर हमने क्या किया कि जब कॉइन 10 टाइम्स या 20 टाइम्स टॉस करा है, तब हम कहते हैं यार तो बड़े नंबर्स हो गए, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं। ठीक है। अब मान लो कि 50 टाइम्स कॉइन को टॉस करा हो या 100 टाइम्स कॉइन को टॉस करा हो, जो एन होता है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, लार्ज हो गया। एन जो है, एन इज अ लार्ज, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, वो इज अ वेरी स्मॉल। ये वेरी लार्ज और ये वेरी स्मॉल, इसका मतलब एन जो है वो इंफिनिटी की तरफ ट्रेंड कर रहा है। यहां पर जो पी है वेरी स्मॉल है, इसका मतलब वेरी स्मॉल का मतलब टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती है प्रोबेबिलिटी, है ना, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और एन का मतलब वही नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब जो स्टैंडर्ड एक मतलब समझ लो कि एक सेट कर दिया था कि कितने पर आप स्टैंडर्ड ले सकते हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ठीक है ना। और एनपी आपको याद होगा, ये एनपी मीन होता है, ये लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स या 50 या 50 से ज्यादा है तो हम वही ले सकते हैं। ये एक मतलब समझ लो कि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइंड करने के लिए बता दिया गया कि लार्ज जो वो कह रहा है ना, वो लार्ज है तो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, बट उन्होंने कुछ लिमिट दे दी कि हाँ 50 से आगे, 50 से इंफिनिटी। बट अगर 40 भी है, 30 भी है, 35 भी है, 47 भी है, 51 भी है और 39 भी है, तो आप उस पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उससे आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। बस जैसे आंसर इसके डेसिमल्स में आते हैं ना, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज आती हैं वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है जी, क्लियर है ना इतनी बात? अब मान लो अगर 20 टाइम्स भी आ गया, तो ये 20 टाइम्स आप बाइनोमियल से तो कर सकते हो ना इजीली। 10 10 कॉइन टॉस कर दिया अगर मान लो, तो आप इसमें पॉइजन भी लगा दोगे ना तो भी हो जाएगा। आंसर ज्यादा वेरी नहीं करेगा, बस थोड़ा बहुत आंसर वेरी करेगा अप्रोक्सीमेशन में, क्योंकि इसकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन में ही आती है और इसमें कैलकुलेशन का ही सारा खेल है। फॉर्मूला एक छोटा सा है, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, अभी लिखवाऊंगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है एग्जाम में। धीरे धीरे पढ़ते रहो, बस करने लगे हैं, फॉर्मूले पे आने लगे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है कि एक ऐसे करके x इक्वल टू आर करके हम पढ़ते थे, बाइनोमियल में भी पढ़ते थे और सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ते थे। आर का मतलब क्या हो गया? आर का मतलब यहाँ पर वही चीज है ना कि ये किस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। यानी कि मान लो कि एक भी बार हेड नहीं आया, एक बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, ये आर वो चीज थी, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया भी हुआ है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ई की पावर माइनस लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है, अभी बात करेंगे इस पर, लैम्डा पर भी, और मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, ये तो आपको पता ही है इजीली कि आर फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, पता ही है आपको इजीली, है ना।
तो ये वाला फॉर्मूला है मेन, जो कि लगेगा, ये वाला फॉर्मूला है जो कि हर जगह अप्लाई होगा और लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ना है और ये वाला ही फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई करके लगाना है। क्लियर बात है? इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं बढ़िया तरीके से। ये हो गया फिल, ठीक है जी। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें अब लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा को इस तरीके से डिफाइंड किया गया है कि n मल्टीप्लाई p को लैम्डा बोला गया है। और आपको पता है कि ये n मल्टीप्लाई p क्या होता है, मीन होता है। तो इसका मतलब जो भी लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे ये हमें गिवन होगी, वो एक्चुअल में मीन ही है। और ऐसे ही इसका वेरियांस भी क्या होता है, इसमें वेरियांस np क्यों नहीं होता, इसमें वेरियांस भी लैम्डा ही होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है कि वेरियांस का अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट लैम्डा। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। बस क्लियर है ना इतनी बात? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। समझ गए मेरी बात? ये जो दो चीजें मैंने बॉक्स में बंद कर दी हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है जी, बहुत इजी है। मीन क्या है, एनपी ही होता है, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें डिनोट करते हैं। बस लैम्डा इसमें वही है, मीन ही एनपी, जो हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। बाइनोमियल का एक तरीके से समझ लो कि एक्सटेंडेड वर्जन हो गया ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर किसी क्वेश्चन में हम बाइनोमियल नहीं लगा पा रहे, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो ये जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने यही सोचा होगा जब वो रिसर्च कर रहे होंगे कि अगर मान लो 50 या उससे 100, 400, 500 इतने बड़े बड़े नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए, अगर एन की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आई 9.3 एक्सरसाइज में और 9.4 में, आपने देखा होगा कि एन की वैल्यू 10, 20, 12, 10, 5, 4 ऐसे थी ना। बट अगर नंबर बड़े आ गए 30, 40, 50, 60, 70, 100, 400, 500, 1000 ऐसे ऐसे नंबर आ गए, तो कैसे सॉल्व करें प्रोबेबिलिटी, कैसे निकालें प्रोबेबिलिटी? उसके लिए ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बना था। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया किसने बनाया, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या हैं, हम क्यों लगाते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों बना ये, क्यों इसका यूज आया। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको बस याद रखनी है। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लर्न करना है। क्लियर है जितनी बात? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, और ये भी यूज में आएगा। ये तो बड़ा सिंपल ही है ना, लैम्डा 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 ही है, बस लैम्डा बोलते हैं इसको, और बस वही बातें हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ के एन और पी की वैल्यू ढूंढनी है, उससे लैम्डा आ जाएगा, बाकी सारा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी पार्ट है। फटाफट से इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की वीडियो में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चन। आगे आपके सामने क्वेश्चन 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहां पर देखो, जो e की पावर में जो वैल्यू आएंगे ना, वो आपको एग्जाम में गिवन होगी। अभी जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपको समझाता हूं। फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड दिस। यहां पर बोला गया है, क्या बोला गया है जी, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है। अच्छा, सीधे हम पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल। छोटा सा फॉर्मूला है, जितनी बार क्वेश्चन करते टाइम इसको लिखोगे आपको ये चीज लर्न हो जाएगी। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहां से 2 गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 0.7 गिवन है। क्वेश्चन में ही गिवन है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन में गिवन आ जाए, नहीं आएगी तो हम निकाल लेंगे। सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूं बस में क्वेश्चन में। r यहां पर 2 है, ये जो बॉक्स के अंदर है ना, ये r है, देख सकते हो आप। क्लियर है जी? अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल हमें पता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। इसको हमें सॉल्व नहीं करना, इसको सीबीएसई सॉल्व करके देगा हमें खुद ही। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू हमें सीबीएसई निकाल के देगा। अब आपकी कुछ वैल्यूज बुक में ऐसे गिवन है, कुछ में नहीं गिवन है, बट कोई बात नहीं,
हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि आपको ऐसे गिवन आएगा कि e की पावर -0.7 आपको यहाँ पर यूज करना है ना, तो आपको एग्जैक्ट e की पावर 0.7 की वैल्यू गिवन होगी, जो कि होती है 0.497। तो 0.497 मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। ठीक है जी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1218। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन सिखानी पड़ेंगी। ठीक है ना, पॉइंट की कैलकुलेशन सिखानी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। जैसे कि आपको पता है जब पॉइंट की कैलकुलेशन होती है ना, तो नॉर्मल पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करना। ऐसे तो मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर बनेगा वो लिखना। उसके बाद पॉइंट यहां पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे से 5 डिजिट से पॉइंट लगा देना आगे, खत्म बात। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पार्ट मैं नहीं करवाऊंगा, सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना। आर की वैल्यू 3 है, ठीक है जी, लैम्डा की वैल्यू 2 गिवन है। एग्जाम में e की पावर -2, यही तो आएगा, e की पावर -2 की वैल्यू आपको एग्जाम में देगा। एग्जामिनर आपको एग्जाम में वैल्यू देगा, 100% वैल्यू मिलेगी आपको एग्जाम में। सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है और आपको ये वाला क्वेश्चन कर देना है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सपोज अ बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन्स 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स। हो सकता है बहुत सारी बुक्स में मिसप्रिंट्स होते हैं ना, एरर्स होती हैं। तो मान लो कि एक 614 पेजेस की बुक है, उस पूरी बुक के अंदर 43 मिसप्रिंट्स हैं, एरर्स हैं। इफ दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, वही है कि पूरी बुक में है ये। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स। वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मैं रैंडमली 10 पेजेस सेलेक्ट करूं और उसमें फ्री ऑफ एरर्स का मतलब ये है कि एक भी एरर ना हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, 10 पेजेस में। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एरर आने की प्रोबेबिलिटी है 43 अपॉन में 614, ये एरर आने की प्रोबेबिलिटी है। और यहां से जो n है वो n क्या है, 10 पेजेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 10 पेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है इसमें। तो अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, बट इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, NP। जैसे कि आपको पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला ये होता है, तो 10 मल्टीप्लाई 43 अपॉन में 614, 430 अपॉन में 614। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.7। अगर कुछ भी वैल्यूज वैसे आ रही है ना, तो राउंड ऑफ करके ले लेना, वो तो आपको पता चली जाएगा जब आपको वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन में। सेलेक्टेड एट रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर का मतलब क्या है कि एक भी एरर ना हो, इसका मतलब 0 की वैल्यू पूछ रहा है वो P0, एक भी एरर नहीं हो तो 0 इसका मतलब ना। तो यहां से e की पावर माइनस लैम्डा यानी कि e की पावर -0.7 आपको इससे भी पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब ऐसे वैल्यू पता चलेगी ना, तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू 0.7 है, इसकी वैल्यू 0.497 है, आपको एग्जाम में मिलेगी ये वैल्यू। उसके बाद लैम्डा की पावर कितनी आ जाती है, r, यानी कि 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हम सॉरी ये हमारा 1 हो जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा e की पावर -0.7 और इसकी वैल्यू होती है 0.497, जो कि हमें एग्जाम में गिवन आएगी। तो ये इसका आंसर आ गया, बस इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। और क्वेश्चन आएगा जरूर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से 200 कह दो, 1000% कह दो, क्वेश्चन आएगा जरूर इसमें से। थर्ड में बोला है कि एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% ऑफ द टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड आर रॉन्ग नंबर। मतलब ये है कि कुछ एक्सपीरियंस किया किसी ने और उन्होंने ये देखा कि जो टेलीफोन कॉल्स हमें रिसीव्ड होती हैं वो रॉन्ग नंबर होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1.4 है, इसका मतलब ये चीज सक्सेस है।
तो यहां से पॉइंट हटा के 1.4% है। परसेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1.4 अपॉन में 100, और यहां से इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब 0.014 यही आ जाएगा आपका, है ना। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड, अगर 150 कॉल्स रिसीव्ड होती हैं तो उसमें बोला है 2 आर रॉन्ग। 2 आर रॉन्ग का मतलब हो गया आर की वैल्यू जो हमें है 2 गिवन है। बस यहां से आपको सॉल्व करना है। पी आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। लैम्डा हमने नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एन भी गिवन है, पी भी गिवन है। 150 की 0.014 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2.1 आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी बनेगी जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई काम की बात होगी तो मैं आपको समझाऊंगा ना। आर की वैल्यू 2 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब यहां पर e की पावर -2.1 की वैल्यू, फिर अगेन मैंने बोला कि आपको एग्जाम में गिवन होगी 0.122। आंसर आपका अगर अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है ना तो वो चलेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा आपका, वो आपका चलेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, इसको इससे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.061 आई थिंक, है ना, 0.061, और इसकी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 0.269। आगे भी अगर वैल्यूज आ रही हैं तो आप वहां पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में 3 या 4 डिजिट तक भी आंसर छोड़ देना, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेशन में सब सही है। फोर्थ में बोला है कि इफ 2% ऑफ द बुक्स बाउंड एट अ सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग, जैसे बचपन में हम बाइंडिंग करवाते थे ना बुक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में कह रहा है कि बाइंडिंग में डिफेक्टिव बाइंडिंग होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2% है। इसका मतलब 2 अपॉन में 100, 0.02। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स, 400 बुक्स का मतलब n, कि 400 बुक्स में से 5 डिफेक्टिव हो, मतलब जो 5 बाइंडिंग हुई है वो डिफेक्टिव निकले बाइंडिंग, वो निकालना है हमें। तो इसका मतलब ये जो हमें दे रखा है r की वैल्यू ये 5 दे रखी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, P5 निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगना है क्योंकि n की वैल्यू 400 है, बाइनोमियल तो लग नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, np आएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका 0.02, तो यहां से क्लियरली आप देख पा रहे हो 8 आ गया। तो e की पावर -8, लैम्डा क्या था 8, उसकी पावर 5 अपॉन में r फैक्टोरियल, तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी इसकी। और e की पावर -8 की वैल्यू हमें, e की पावर -8 की वैल्यू आपको गिवन आएगी 0.00034, तो 0.00034 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, कैलकुलेशन में ही आपका टाइम जाएगा जो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को वैसे हम 120 बोलते हैं, बट मैं यहां पर आपको खोल के दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हो इजीली, ये सारी कैलकुलेशन, नीचे आपका 15 बचेगा, ऊपर आपका ये सारा बचेगा, इसकी और इसमें मल्टीप्लाई करके 15 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.092, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन आप कर पाओगे, इजीली कर लोगे, मैथ्स पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। तो बस जो टाइम जाएगा कैलकुलेशन में जाएगा, बाकी क्वेश्चन इजी आएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में से। जो 2-4 बातें मैंने आपको बताई हैं बस वो आपको समझनी है अच्छे से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, और क्वेश्चन आता जरूर है इसमें से।
It is given that 30% defective electric bulbs are manufactured by a company using Poisson distribution. 30% defective electric bulbs हैं, तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसकी वो ऐसे आएगी क्योंकि 30% की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ना मिसप्रिंट है क्योंकि देखो जो वैल्यू दे रखी है ना हमें, अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन में गिवन है e की पावर -3 इक्वल टू 0.05, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर 0 e की पावर -3 गिवन है, तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ना 3% करो, ये 3% है एक्चुअल में ना, 30% नहीं है, क्योंकि जो हमें वैल्यू गिवन हुई है उसके हिसाब से ये 3% होगा, तो 0.03 100 बल्ब्स है, इसका मतलब n की वैल्यू 100 है। वही कह रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हमें ये बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बल्ब्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब। नो डिफेक्टिव बल्ब का मतलब आर की वैल्यू 0 पर पूछ रहा है वो। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो एनपी, यानी कि यहां से 100 मल्टीप्लाई में 0.03, और यहां से आप देखोगे तो इजिली आपका यहां से 3 आ रहा है। देखो लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि e की पावर -3 गिवन है ना हमें, तो वही होता है हमारा लैम्डा, इस वजह से यहाँ पर 30% ना होके 3% होगा। तो हमें निकालना क्या है, r की वैल्यू 0 है, तो यानी कि हमें p0 निकालना है। नॉर्मल फॉर्मूला कई बार आप पढ़ ही चुके हो, बस फॉर्मूला नहीं लिखता मैं बार बार, अब आप समझ ही जाओ, ठीक है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा ये 0 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल होता है ना नीचे, तो r हमारा 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, खाली e की पावर -3 बचेगा, उसकी वैल्यू 0.05 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिसीज इज 0.007 यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट दी। आपको एग्जाम में भी कई बार ऐसे बोल दिया जाता है कि यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां से हमें जो ये प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, ये गिवन है 0.007, पी की वैल्यू गिवन है, पता चल जाएगा आपको। 400 पीपल का ग्रुप है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 400 है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। कुछ डिसीज है, ठीक है ना, कुछ बीमारी चल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी, डेथ होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.007। वो ये बोल रहा है कि 400 पीपल का ग्रुप है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स इन अ ग्रुप, कि 400 पीपल में अगर 2 डेथ हो जाती हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 2 डेथ होने की। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल, यहां से कि 400 मल्टीप्लाई में 0.007, यहां से आप देखो तो क्लियरली आपको दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 2.8। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर e की वैल्यू पावर -2.8 की वैल्यू गिवन होगी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट कोई बात नहीं, आपकी बुक में अगर गिवन है तो आप देख लेना एक बार, 0.061, बट एग्जाम में गिवन आएगी, टेंशन मत लो, एग्जाम में गिवन आएगी, 100% गिवन आएगी। P2 निकालना है ना हमें, 2 डेथ के लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो e की पावर -2.8, यानी कि e की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा, उसके बाद लैम्डा की पावर क्या, r क्या है, 2 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू 0.061 मल्टीप्लाई 2.8 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन में 2, यहां से आप देखो तो इसका कट करेंगे 1.4 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है, बस सिंपल 0.061 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.8। अब इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी सिखाऊंगा मैं आपको, बताओ, है ना, बस आपको इसका आंसर ही तो लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 6 क्वेश्चन है, तो 0.23912 0.23912 ऐसे आंसर छोड़ देना, या फिर खाली यहां पर 9 तक भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन पर आ जाओ। अ कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट डिस्क क्वालिटी ऑन रैंडम बेसिस बिफोर अप्रूविंग इट। अच्छा, रैंडमली जो है एक मैन्युफैक्चरर कंपनी में डिस्क जो है वो अप्रूव करने से पहले चेक की गई है क्वालिटी उसकी। द अप्रूवल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर्स इन अ टेस्ट एरिया। अब जो अप्रूवल तभी मिलेगा कि पता चले कि जो इन्होंने मैन्युफैक्चरर किया है उसमें से कितने नंबर ऑफ एरर्स आई हैं डिस्क में, ईच डिस्क, एंड फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और बोला है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करके विद लैम्डा 0.2 हमें गिवन दे दिया इस बार,
तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरियाज हैविंग 2 और अ स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स। यानी कि वो ये कह रहा है कि हर एक डिस्क में 2 या फिर उससे कम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, 2 और उससे कम का मतलब ये हो गया कि एटमोस्ट 2, या तो एक भी एरर ना आए या एक आ जाए या ज्यादा से ज्यादा 2 आ जाए। इसका मतलब ये हो गया 2 और स्मॉलर देन 2, स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स का मतलब ये है, तो या तो फिर एक भी एरर नहीं आएगा, या तो एक आएगा या 2 आएगा। ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या करना है, कुछ अलग अलग नहीं निकालना जैसे हम बाइनोमियल में निकालते हैं, इसमें तो हमें पॉइजन लगाना है ना, तो हाँ, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के अलग अलग फाइंड करना है। लैम्डा की वैल्यू 0.2 गिवन है हमें यहाँ से, है ना, तो और किसी की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एन और पी क्यों चाहिए होता है लैम्डा निकालने के लिए। तो 2 और स्मॉलर नंबर का मतलब ये हो गया कि या तो हो सकता है P0 एक भी एरर ना हो, या एक हो, या फिर हो सकता है 2 एरर हो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। यही बोला है 2 और स्मॉलर नंबर, तो यहां पर अलग अलग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देंगे यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। सॉल्व करने का तरीका देख लेना अभी इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है आपको एग्जाम में। ऐसे लिख के तो आपको एग्जाम में पहले पूरा दिखाना है। तो 0.2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0 e की पावर 0.2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। यहां से 1 बचेगा क्योंकि ये भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, प्लस यहां से देखो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। 0.2 की पावर 1 0.2 होता है, अपॉन 1 तो खत्म ही हो गया है ना। यहां से देखो 0.2 की पावर 2 और नीचे 2, क्लियर है। e की पावर -0.2 की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट एग्जाम में गिवन होगी अगेन, है ना। तो वैल्यू क्या है, 0.819, 0.819, 0.819। यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, अपॉन 2 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 0.02। बेसिक कैलकुलेशन है बहुत, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। किसी एक आधे क्वेश्चन में डिफिकल्ट आ जाएंगी, बट ज्यादा नहीं आएगी। 1.2 को इसमें करेंगे तो 1.22 आएगा, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा आपका 0.999 ऐसे करके आ जाएगा समथिंग। तो आप इसको, क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में करोगे तो 99.9% आ जाएगा। ऐसे करके आप 99% भी लिख दोगे तो भी ठीक है, बट ठीक है ना, 99.9% आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है इतनी बात। एक बार आंसर देख लूं जरा कि 99.9% ही आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। A statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic. He observed that on an average 1.6 trucks approach the, देखो अब वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम है ये, समझना पड़ेगा। एवरेज का मतलब हमें पता है मीन होता है, हमें पता है कि एवरेज का मतलब मीन होता है, और वो हमें 1.6 दिया है, और हमें पता है कि लैम्डा ही होता है मीन, तो इसका मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू 1.6 गिवन है। अब ऐसे क्वेश्चन में देख के नहीं पता चलेगा ना, बट हमें पता है एवरेज को मीन बोला जाता है, और मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा ही होता है। द इंटरसेक्शन एवरी मिनट, assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? बहुत सारे ट्रक्स निकल रहे हैं मान लो, है ना, तो जैसे कि एक इस तरफ से निकल रहा है, एक इस तरफ से निकल रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है इस तरीके से। तो वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है हमें कि 3 या फिर उससे ज्यादा ट्रक विल अप्रोच द इंटरसेक्शन विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर 3 या उससे ज्यादा ट्रक्स जो है वो उनका इंटरसेक्शन होता है। तो ये चीज बोली है, यानी कि 3 और उससे ज्यादा, इसका मतलब P3 प्लस P4 प्लस P5 कहां तक लें, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कहां तक लें, क्योंकि n तो हमें गिवन ही नहीं है, n तो हमें गिवन ही नहीं है कहां तक लें। बट मैंने आपको एक चीज ये बताई थी बहुत बार बाइनोमियल में, कि इसकी जगह पर अगर मैं ये कह दूं कि 1 में से माइनस कर दो P0, P1 और P2, तो ये मेरा इसी के बराबर आता है।
अब ये मैं बातें बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। जो बच्चे प्रीवियस ईयर की वीडियोस नहीं देख के आए हैं, उनको तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो बेटा आपको देख के आनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा ये, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि क्या हो रहा है और ये क्या चल रहा है, ये कैसे आ गया? मैंने एक्सप्लेन बहुत बार करी है ये वाली चीज़ें, क्योंकि इन सबका सम मिला के P0 से लेके Pn तक सबको ऐड करेंगे तो उसका सम 1 होता है प्रोबेबिलिटी का, 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो 1 में से अगर मैं P0, P1 और P2 वाले माइनस कर दूँ तो ये वाले निकल के आ जाएँगे। तो मैं ये करूँगा इसकी जगह पर, क्योंकि ये तो करना पॉसिबल नहीं है, हमें n नहीं पता क्या है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना, कि अगर मैं यहाँ से एक ही बात है ना? बस यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, अलग-अलग अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कि e की पावर माइनस लैम्डा 1.6 हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, और यहाँ से 1.6 की पावर 0, नीचे भी 0 फैक्टोरियल। यहां से आप क्या करो, यहां से e की पावर माइनस 1.6 को बाहर कॉमन निकालो। अगर आप कॉमन निकालोगे तो अंदर से यहां से 1 बचेगा, यहां से 1.6 बचेगा, प्लस यहां से 1.6 का स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है जी, माइनस e की पावर माइनस 1.6 की वैल्यू अगेन यहां पर नहीं गिवन, बट एग्जाम में होगी। तो वैल्यू क्या है, 0.202, वो आप यहां पर पुट कर दो। प्रेजेंटेशन तो करके दिखानी ही पड़ेगी एग्जाम में। 1 प्लस 1.6 2.6 हो जाएगा, प्लस 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56, 256 होता है ना 16 का स्क्वायर, अपॉन में 2 करोगे तो ये आ जाएगा 1.28। बस ये आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा कैलकुलेशन इससे जो है थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से इजी हो जाएगी, बस कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, और कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। 3.88, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके बस 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.78376, दोनों को माइनस कर देंगे तो 0.2162। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है जी? चलें आगे। 2 क्वेश्चन रह गए हैं बस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द प्रोबेबिलिटी that a man aged 35 years will die before reaching the age of 40 years may be taken as 0.08। इसकी प्रोबेबिलिटी है, वही कह रहा है कि ये जो 0.018 प्रोबेबिलिटी निकाली गई है, ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली गई है कि जो मैन 35 ईयर्स लिखा है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40 ईयर्स, मतलब 40 तक पहुंचने से पहले पहले जो मैन है वो डाई, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, यही बोलते हैं ना हिंदी में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.018 आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 मैन, यानी कि 400 मैन का ग्रुप है कोई, यानी कि n 400 है। नाउ एज 35 ईयर्स, अब जो 400 मैन है वो 35 ईयर्स के हैं। अब उन पर डर मंडरा रहा है कि अब उनको लग रहा है कि हमारी मौत होने वाली है, हमारी डेथ होने वाली है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैन विल डाई विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि वो ये कह रहा है कि 35 के बाद 40 तक 5 ईयर्स ही बचे ना, 5 साल के अंदर अंदर 400 में से 2 मैन की डेथ हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब यहां पर जो हमें r इक्वल टू 2 गिवन है, लैम्डा नहीं गिवन, तो निकालना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये रियल लाइफ पर बेस्ड हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इमरजेंसी कॉल्स वाला एग्जांपल करवाया था ना, तो ये क्या है, ये प्रिडिक्शन हो रही है ना, कि मतलब प्रोबेबिलिटी हो रही है एक तरीके से कि क्या हो सकता है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात।
यहां पर देखो इजीली हमें e की पावर -7.2 की वैल्यू 0.000747 गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, बस ऐसे ही आपको गिवन आएगी। तो यहां से हमें 2 के लिए सॉल्व करना है, तो e की पावर -7.2 कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू तो निकल के हमें दी होगी और हमें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यही होती है जो ऊपर गिवन आती है, देख लो वही आ रही है हमारी। तो यहां से 0.000747 मल्टीप्लाई 7.2 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 2 से इसको कट करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। बस इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। आई नो कैलकुलेशन बड़ी है बट कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा। तो 0.01936 0.01936, या तो ये है कि मैं आपको यहीं पर ही कैलकुलेटर से करके दिखा देता ये कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो वीडियो लेंथी ही होगी ना, क्योंकि टाइम तो हमें भी लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो लगेगा ना। अब ये सारी कैलकुलेशंस हमें कोई ऐसा तो नहीं है ना कि लर्न है हमें कि याद रहेगी, ये तो करना ही पड़ेगा। चलो 10th पर आ जाते हैं। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ये तो पहले डेथ के आए, डेथ हो गई, अब ऐसा है कि बॉम्ब गिर गया, क्या हो रहा है ये। वैसे ही वर्ल्ड वॉर चल रही है, सबको पता है आपको, है ना, और यहाँ पे एरोप्लेन पर बॉम्ब गिराने की बात हो रही है, बताओ। चलो, assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1/5। कहने का मतलब ये है कि एरोप्लेन पर बॉम्ब ड्रॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। अगर मैंने 6 बॉम्ब ड्रॉप करे हैं, सॉरी मैंने नहीं करे बेटा, मैंने नहीं करे, मैं अपने वर्ड्स दोबारा ले रहा हूं, 6 बॉम्ब अगर ड्रॉप हुए हैं, मैं नहीं कर रहा, तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, पता चले कि वर्ल्ड वॉर का नाम मेरे पे आ जाए, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, यानी कि अगर मैंने, सॉरी फिर मैंने नहीं, अगर मान लो 6 बॉम्ब अगर ड्रॉप हुए हैं तो उसमें से 2 बॉम्ब स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि टारगेट पर गिर जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनी एग्जैक्टली 2, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 2 है। लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा हमारे पास नहीं है, 1.2 होती है वैल्यू, तो इसका मतलब e की पावर -1.2 की वैल्यू हमें गिवन होगी, जो कि होती है हमारी 0.301, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यूज कहां से निकल के आती हैं, ये किसी को भी लर्न नहीं होती है वैल्यूज, कोई भी लर्न नहीं करता ये वैल्यू, हमें भी लर्न नहीं है। पीछे टेबल, आपके बुक के पीछे टेबल है, उसमें आप जाके ये वैल्यूज खुद से देख सकते हो, एक टेबल बनी होती है, उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी होती है, क्लियर है ना। तो हमें निकालना है P2, e की पावर -1.2, 1.2 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 0.301 मल्टीप्लाई 1.44 अपॉन में 2, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1 ये आ गया, तो 0.72 आ जाएगा ये, तो 0.301 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.72 में, तो यहां से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 0.21। आप यहां पर आंसर 0.617 भी छोड़ देना, या फिर 0.2168 भी लिख दोगे ना तो भी ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के 3-4 डिजिट्स के बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके मार्क्स कटेंगे, बट हाँ यहाँ पर 0.22 या 23 आ रहा है तो फिर गड़बड़ है। पॉइंट के 3-4 डिजिट के बाद यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर या 7 की जगह 4 हो तो चलेगा इतना, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इतना नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में इन छोटी छोटी चीजों पर, है ना, बट पूरा ही मत कर देना कि गलत हो जाए वैसा। एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, कम से कम 2 के ऊपर टारगेट हो, कम से कम 2 तो टारगेट हो जाए, यानी कि 2 पर तो बॉम्ब गिर जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्योंकि 6 बॉम्ब गिराए हैं, हमने नहीं, क्वेश्चन ने गिराए हैं, तो इसका मतलब P2, P3, P4, P5, P6 तक निकालना पड़ेगा। बोला है ना एटलीस्ट 2, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब 2 भी हो, 2 भी गिर जाए, या 3 गिर जाए, 4 गिर जाए, 5 गिर जाए, 6 गिर जाए, मतलब 6 के 6 गिर जाए, क्योंकि 6 बॉम्ब में ड्रॉप हुए हैं। बट वही है कि हम ये क्यों निकालेंगे इतना बड़ा, हम 1 में से क्या क्या माइनस कर देंगे, एक तो P0 की एक भी बॉम्ब ना गिरा हो टारगेट पर, या फिर एक बॉम्ब गिर गया हो टारगेट पर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, है ना।
तो इसको आप ऐसे रख लो, जैसे पहले हमने सॉल्व किया था वैसे ही कर लो बस। उसके बाद इसको सॉल्व करो, e की पावर -1.2 है ना, 1.2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस में e की पावर -1.2 1.2 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। यहां से वही चीज है कि कॉमन निकाल लो, e की पावर -1.2 अंदर से बचेगा 1 प्लस 1.2। ऐसे कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, थोड़ा सा बोला मैंने, ज्यादा नहीं। इसकी वैल्यू 0.301 है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका 2.2, तो 1 में से माइनस कर देंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0.6622। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.3378। अगर वो इसी क्वेश्चन में परसेंटेज में मांग लेना तो आप परसेंटेज में इजीली निकाल सकते हो उसको, मल्टीप्लाई बाय 100% करके। क्लियर है? 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ये वीडियो खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करवा देंगे आपको, सारे क्वेश्चंस ही करवाए हैं हमने ना, तो बाकी सारे क्वेश्चंस करवा देंगे आपको फ्री में पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अप्लाइड मैथ्स अभी ना स्कूल में ढंग से पढ़ाए जाते हैं, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छे से अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि कोर मैथमेटिक्स पर ही ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो हम आपको यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिले, आपका प्यार मिले। आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हम अभी काफ़ी पीछे हैं सब्सक्राइबर के मामले में भी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी आपका प्यार मिले। और आप देते भी हो, ऐसी बात नहीं है, कमेंट करके आप डिस्कस करते हो काफ़ी चीज़ें कि सर वीडियोस बनाओ, जल्दी बनाओ, बट हम बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी प्री बोर्ड से पहले पूरी कोशिश करेंगे करवाने की। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, कमेंट भी जरूर करके जाना है, बाकी शेयर तो आप कर देना, आपकी मर्जी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।